नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीएचएसएल 10+2 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था 13 मार्च को हुआ था। शिफ्ट जो है वो 3rd है, सेट नंबर 11 है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारे पास PQRS में जंबल सेंटेंसेस थे, उनको अरेंज करके पैराग्राफ बना था। स्टार्टिंग आपका दिया गया था मैनी साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल, और फिर पी था आपका एंड डिफरेंट थिंकिंग स्किल्स दैट मेक देम लीडर्स rather than followers। क्यों था आपका studies generally indicate that leaders truly are born with different personality traits। और आर था आपका to discover if leadership truly can be a learned trait। and एस था आपका and sociological test have been conducted by scientists। ये दिया गया था। अब देखिए जो दिया गया था मैनी साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल, इस चीज़ से हमें पता चल रहा है कि नेक्स्ट वाला क्या आएगा। ये दोनों एडजेक्टिव रखे गए हैं, ठीक है। तो क्या ये आएगा, पी एंड आएगा। मैनी सोशोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एंड डिफरेंट थिंकिंग स्किल्स, ये आपका नहीं आएगा। क्या क्यों आएगा, क्या मैनी साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल स्टडीज जनरली इंडिकेट, ये भी नहीं आएगा। क्या आपका आर आएगा, आर भी नहीं आएगा। आप एस वाला देखिए, एस में था मैनी, पहला देखिए मैनी साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल, और एस में था आपका एंड सोशोलॉजिकल टेस्ट, जो आपका मैच कर रहा है एस वाला। सोशोलॉजिकल टेस्ट जो है बहुत सारे हुए हैं, हैव बीन कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट के द्वारा संचालित किए गए हैं या किए गए, कंडक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो आपका ऐसे स्टार्ट हो रहा है। अगर जो आपने डिसाइड कर लिया तो आपके दो एलिमिनेट हो जाएंगे, पहला वाला और थर्ड वाला, ठीक है। अब आप दो ऑप्शन बचे हुए हैं, आप चाहे इसी में से आप ढूंढिए या फिर आप यहाँ से टिक करिए। जैसे यहाँ से ऑप्शन लेके करिए या यहीं से करिए। जैसे यहीं से करेंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपका था एंड सोशोलॉजिकल टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट। फिर था आपका ये आपका था यहाँ पर आर, टू डिस्कवर, ये आपका आएगा क्या देख लेते हैं, टू डिस्कवर इफ लीडरशिप, ठीक है। या फिर आप ऑप्शन से ले लीजिए, ऑप्शन से और जल्दी हो जाएगा क्योंकि दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला था आपका एस वाले में ये था, और ये वाला था, इसमें था आर था। आर में था ये आपका टू डिस्कवर इफ लीडरशिप्स टूली कैन बी अ लर्निंग ट्रेट एंड, इसका मतलब देख लीजिए, इसमें लिखा था डिस्कवर करने के पर्पज़ से कि लीडरशिप जो है वो सचमुच जो है वो सीखने वाली कोई गुण है क्या, सीखने वाला कोई लक्षण है क्या। फिर आपका एंड बोला गया था, ठीक है। तो ये हमारा एस चल रहा है। फिर आपका आर के बाद आपका क्यू रखा गया था। क्यू में क्या रखा गया था, स्टडीज जनरली इंडिकेट दैट लीडर्स ट्रूली आर बोर्न विथ डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये दिया गया था। अगर हिंदी देखेंगे तो लिखा था स्टडीज जो जनरली इंडिकेट करती हैं, ठीक है, अध्ययन जनरली इंडिकेट करते हैं, संकेत कर देते हैं, क्या चीज़ का, किस ओर संकेत देते हैं, जो लीडर्स होते हैं वो जन्मजात जो है सचमुच जन्मजात होते हैं, मतलब उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी जन्मजात होती है, ठीक है। विथ डिफरेंट, इसके साथ साथ जो है उनके साथ ही बहुत सारी डिफरेंट पर्सनल ट्रेट्स भी होते हैं, कुछ विशेष लक्षण भी होते हैं। फिर आपका इसमें पी रखा गया था, पी में था एंड डिफरेंट थिंकिंग स्किल्स दैट मेक देम लीडर्स रैदर दैन फॉलोअर्स। इसके अलावा जो है बहुत सारी थिंकिंग स्किल्स, यानी जो है सोचने विचार या विश्लेषण की जो स्किल्स हैं उनके पास, कुशलताएं हैं, वो भी उनको लीडर्स बनाती हैं फॉलोवर्स की अपेक्षा। तो ये आपकी मीनिंग दिया गया। फिलहाल ये वाला आपकी मीनिंग दे रहा है PQRS। आप हिंदी निकाले बगैर आप एक एक करके रख के देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो आपका था आर था, आर के बाद क्यू आ रहा है कि नहीं, तो आर के बाद देखिए टू डिस्कवर इफ लीडरशिप ट्रूली कैन बी अ लर्निड ट्रेट एंड के बाद देखिए आपका क्यू आ रहा है एंड स्टडी जनरली। अगर जो आप लास्ट वाला देखेंगे तो लास्ट में था एस तो था, ठीक है। फिर आपका क्यू रखा गया था, एस के बाद क्यू रखा गया था ये वाला, स्टडीज जनरली इंडिकेट दैट लीडर्स आर ट्रूली आर बोर्न विद डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स। फिर आपका आर रखा गया था, आर में था टू डिस्कवर इफ अ लीडरशिप कैन बी अ लर्निड ट्रेट एंड, यहाँ पर लास्ट में था। और आपका आर के बाद पी था, पी में आपका फिर से एंड था। तो यहाँ से आप देख सकते थे एंड दो बार आ रहा है, तो वैसे भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। तो आपका करेक्ट हुआ आपका सेकंड वन। सेकंड में बताना था, यहाँ पर मीनिंग बतानी थी। ऑब्फस्केट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से किसी चीज़ को जो है कंफ्यूज्ड करना, किसी चीज़ को मतलब जो है ऐसा कर देना कि लोग कंफ्यूज हो जाएं, या फिर कह सकते हैं कि उसको अस्पष्ट कर देना, एक तरीके से लोग समझ ना पाएँ। तो ऑब्फस्केट के लिए पहला था मेंड था, दूसरा क्लैरिफाई, तीसरा बिट था, चौथा आपका लैंग्वेज था। मेंड का मतलब सुधार करना होता है, क्लैरिफाई का मतलब जो है स्पष्ट करना होता है, यहाँ पर अस्पष्ट करना था, यहाँ पर आप अस्पष्ट कर रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट बन जाएंगे। बिड का मतलब जो है बोली लगाना, और लैंग्वेज का मतलब होता है शिथिल सेंस। शिथिल सेंस का मतलब होता है लॉस्ट ऑफ एनर्जी जब हो जाएगी तो बॉडी एकदम ढीली हो जाएगी, तो उस सेंस में आप कहेंगे लैंग्वेज। रीअरेंज करना था, ऑर्डर बनाना था। स्टडी में दिया गया था स्टार्टिंग वाला द स्टडी लेड, पी में था कोलैबोरेटर्स फ्रॉम ब्रिस्टल कैम्ब्रिज एंड जर्मनी, क्यू था आपका बाय साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ एंड इंक्लूडिंग, आर में था आपका यूज्ड फॉसिल्स एंड एनालाइज जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन
मॉडर्न स्नेक टू रिकंस्ट्रक्ट स्नेक एवोल्यूशन दिया गया था। अब अगर जो आप ये वाला दिया गया तो आप इससे हेल्प ले सकते थे, द स्टडी लेड, क्या आपका पी से आएगा, कोलैबोरेटर्स फ्रॉम ब्रिस्टल कैम्ब्रिज एंड जर्मनी, या फिर आपका क्यू से आएगा, बाय साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ एंड इंक्लूडिंग। तो आपका जो करेक्ट हो रहा है वो आपका क्यू आ रहा है। मतलब स्टडी एक लीड की गई है किसके द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा। कहाँ के साइंटिस्ट है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ है। इसके साथ साथ ये और भी हैं, और क्या है, तो यहाँ इंक्लूडिंग क्या आएगा, क्या आर आएगा इंक्लूडिंग यूथ फॉजेस, नहीं आएगा। क्या एस आएगा इंक्लूडिंग मॉडर्न स्नेक्स, ये भी नहीं आएगा। क्या आपका पी आएगा, पी आपका आएगा इंक्लूडिंग कोलैबोरेटर्स फ्रॉम ब्रिस्टल। इट मीन्स आप अगर जो आप क्यू डिसाइड कर सकते तो दो एलिमिनेट कर सकते थे, दो बचे थे, दो बचे एलिमिनेट हो जाते, ये एलिमिनेट होता, थर्ड और फोर्थ होता। फिर आप यहाँ से डिसाइड कर रहे हैं कि आपका क्यू के बाद आपका पी आर है, तो इससे आपको पता चल जाएगा क्यू पी आपका एक ही था, वो आपका सेकंड था, तो आपका सेकंड वन सही है। आप देख भी सकते थे, चेक कर लीजिए एक बार। द स्टडी लेड बाय साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ एंड इंक्लूडिंग कोलैबोरेटर्स, जिसमें कोलैबोरेटर्स को इंक्लूड किया गया है, जो कि ब्रिस्टल्स के हैं, कैम्ब्रिज के हैं, जर्मनी के हैं। फिर आपका आ रखा गया था यूज्ड, उन्होंने यूज़ किया है फॉजिल्स को, फॉजिल्स मतलब जीवाश्म को, एंड एनालाइज किया है जेनेटिक डिफरेंसेस को बिटवीन, ठीक है, बिटवीन मॉडर्न स्नेक्स के बीच में, ठीक है, मॉडर्न स्नेक्स में, और रिकंस्ट्रक्ट किया है स्नेक एवोल्यूशन को। तो आपका मीनिंग दे रहा है सेकंड वन सही था। इसमें था हमें मीनिंग बतानी थी, सी चेंज का मतलब कंप्लीट चेंज होता था। पहला था आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा था आपका जेलसी, तीसरा था आपका टू परस्यू, चौथा था आपका हेट्रेड। तो जो करेक्ट होगा आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या कंप्लीट चेंज होता है आपका सी चेंज। वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, अगर जो आप जो है अपना हार्ट जो है स्लीव पर वियर कर रहे हैं, पहन रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अपना हार्ट बाहर आप दिखा रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी अंदर की बातें लोगों को ओपनली बता रहे हैं। इस सेंस में भी आप समझ सकते थे। वैसे इसका लिटरल मीनिंग नहीं होता है, जो शब्द लिखे होते हैं उसका कुछ और ही मीनिंग होता है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी। पहला था इसके लिए ऑप्शन टू गो थ्रू अ हार्ट ब्रेक, दूसरा था टू अंडरस्टैंड, तीसरा था आपका टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, चौथा था आपका टू ओपनली डिस्प्ले वंस इमोशंस। तो आपका जो करेक्ट होगा फोर्थ वन हो जाएगा, टू डिस्प्ले वंस इमोशंस ओपनली। सिक्स में था यहाँ पर सब्स्टिट्यूट बताया था, द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिसीज फ्रॉम इट्स साइंस एंड सिम्टम्स, उसे क्या कहेंगे। यहाँ पर आर्ट है आइडेंटिफाई करने की, प्रोग्नोसिस, आउटोप्सी, डायग्नोसिस और बायोप्सी। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, ठीक है, मेडिकल नॉलेज की बेसिस पर आप केवल अनुमान लगा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब होता है। ये आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। आउटोप्सी का मतलब शव परीक्षण होता है, ये भी नहीं होगा। डायग्नोसिस का मतलब आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डायग्नोसिस में आपका आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, डिसीज़ को साइंस के बेसिस पर, सिम्टम्स के बेसिस पर, तो आपका करेक्ट है थर्ड वन। फोर्थ में बायोप्सी दिया गया था, इसका मतलब क्या होता है, टिश्यूज़ का अध्ययन या फिर टिश्यूज़ को बॉडी से अनवांटेड टिश्यूज़ को बाहर से अलग करना भी होता है इसमें, तो आप बायोप्सी कहेंगे उसे। इसमें फिलअप करना था कि हाउ कैन सी वाटर फ्रॉम द ओशंस बी डैश फ्रेश वाटर दैट इज़ सुटेबल फॉर पीपल टू ड्रिंक। इसमें बोला गया था कि क्या 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 जो है सी वाटर को, ठीक है, सी वाटर को जो कि ओशन से होता है उसको डैश किया जा सकता है, किस में किया जा सकता है, फ्रेश वाटर में डैश किया जा सकता है, जो कि उपयोगी होता है लोगों को पीने के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओशंस बी मिन्स्ड ऑन फ्रेश वाटर, या फिर टर्न इनटू फ्रेश वाटर, सरेंडर इनटू फ्रेश वाटर, और चेंज अबाउट फ्रेश वाटर, ये दिए गए थे ऑप्शन। यहाँ पर कैन है आपका और बी है, तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, दो तीन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे मीन्स था आपका थर्ड फॉर्म था, हो सकता है इसमें था, हो सकता है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ थर्ड नहीं है, तो ये आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। फिर आप रख के देख लीजिए, मिन्स्ड का मतलब होता है कि जो है छोटे छोटे टुकड़े में काटना सेंस में होता है, बट यहाँ पर परिवर्तित करना सेंस में हो रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। टर्न्ड आपका करेक्ट दे रहा है, यानी हाउ कैन सी वाटर को जो है ओशंस का जो होता है उसको फ्रेश वाटर में टर्न किया जा सकता है, तो ये आपका सेकेंड वन करेक्ट है। यहाँ पर क्या करना था, मीनिंग नहीं, डायरेक्ट बताना था, ये आपका इनडायरेक्ट बना हुआ। टेंस से एलिमिनेट कर सकते हैं। ही सेड दैट ही हैड टेकन फ्रेंच लेसन्स ऑन ड्यूलिंगो, ठीक है, ये दिया गया था। तो चलिए देखते हैं। ही सेड से पता चल रहा है हमारे पास कि जो रिपोर्टिंग वर्ब रही होगी वो पास्ट में रही होगी, तो पहले वाले में देखिए प्रेजेंट है, तो आपका नहीं होगा। ही सेड, तीसरे में ही सेड, चौथे में ही सेड, ये आपके हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपका टेंस देख लीजिए यहाँ पर कौन चल रहा है, ठीक है, टेंस था आपका ही हैड टेकन फ्रेंच लेसन्स ऑन ड्यूलिंगो। यहाँ से पता चल रहा है हमारे पास जो इनडायरेक्ट में लिखा गया है यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर जो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, हम प्रायोरिटी देने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ढूंढिए कहाँ पर है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले में था क्या, पहले में यानी सेकंड वाले में आई टेक फ्रेंच लेसन्स नहीं है, दूसरे में आई हैव टेकन फ्रेंच लेसन्स
ऑन ड्यूलिंगो, तो आपका ये वाला है, ये आपका करेक्ट होगा। चौथे में था यू टुक, ठीक है, यहाँ पर यू टुक था फ्रेंच लेसन्स ऑन ड्यूलिंगो। तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे ये दोनों थे, वैसे तो पास्ट का किस में होता है, पास्ट अगर जो आप इनडायरेक्ट में करके बैठे हैं तो आपके पास जो है डायरेक्ट में या तो प्रेजेंट परफेक्ट रहा होगा, अगर जो पास्ट परफेक्ट में इनडायरेक्ट है तो या तो प्रेजेंट रहा होगा या तो फिर आपका सिंपल पास्ट रहा होगा। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पर देखिए चेंज होगा कि नहीं, ही सैड दैट ही यहाँ पे लिखा गया तो ये आपका सही बन रहा है, मीनिंग यानी कन्वर्ट किया गया। इस वाले में देखेंगे तो ही सैड यू, यहाँ पर देखिए चेंजेस, यहाँ पर अगर चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर सही नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाला आपका गलत है और थर्ड वन ही आपका सही है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, यहाँ पर ब्रिलियंट था आपका, रेसिप्रोकेट था, आप डॉज था आपका और सीज था। तो ब्रिलियंट की स्पेलिंग में BRILLIANT होती थी, आपकी गलत थी क्योंकि करेक्ट बताना था यहाँ पर। रेसिप्रोकेट की स्पेलिंग परस्पर आदान प्रदान होता है, इसकी भी स्पेलिंग में आपकी RECI होता है, PROCAT, तो ये भी गलत है। डॉज डॉज जो दिया गया था इसकी स्पेलिंग सही है, इसका मतलब धोखा देना होता है। और सीज जो था इसकी स्पेलिंग गलत है, SIEGE होता है यहाँ पर, ठीक है, घेराबंदी करना। यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी थी। यू केयर फॉर हिम इवन मोर देन फॉर माई सेल्फ, ही क्राइड बिटरली, ये दिया गया था। यू आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर, केयर वर्ब थी, फॉर प्रीपोजिशन था, हिम ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है। इवन मोर देन यहाँ पर आपका कंपैरेटिव चल रहा है, इवन मोर देन, फॉर यहाँ पर अगेन प्रीपोजिशन है, फिर आपका ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखा गया है। ही क्राइड बिटरली, अब यहाँ पर नो एरर भी था, तो कि ही क्राइड बिटरली में कोई एरर है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पर आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ये सही है। यू केयर फॉर हिम, ये भी आपका सही है, तो या फिर इसमें होगा या फिर आपका ये वाला होगा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया था यू केयर फॉर हिम, ठीक है, यू केयर मतलब आप उसकी केयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट है और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे इवन मोर देन फॉर माई सेल्फ, यहाँ पर आपका क्या है, फॉर माई सेल्फ दिया गया है। ये जो आपका है, ये जो पर्सन है यहाँ पर और ये सब्जेक्ट, क्या ये सेम है, नहीं है। क्या है आपका हिम से मैच कर रहे हैं, उससे भी नहीं मैच कर रहे हैं। इसका मतलब जब आपको पता होगा जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो सेम पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, मतलब जो सब्जेक्ट हो अगर जो वही उसी के लिए यूज़ किया गया हो तो अब आपका वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अगर जो किसी डिफरेंट करेगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस चलेगा, इसलिए ये यू की बात यहाँ पर नहीं की गई है, ये कोई और है। अगर यू होता तो योर सेल्फ होता है यहाँ पर, बट चूंकि यू है ही नहीं, यहाँ पर माय है, इसका मतलब मी रहा होगा, तो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए आपका यहाँ पर योर सेल्फ नहीं बल्कि कुछ और होगा, माई सेल्फ नहीं बल्कि आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका मी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका यू केयर फॉर हिम इवन मोर देन फॉर मी, ही क्राइड बिटरली, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में एरर थी। ओपेक, ओपेक का मतलब क्या होता है, ओपेक का बहुत ही फेमस है आपका, ओपेक का अपोजिट जो होता है वो आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ओपेक का मतलब जो है अपारदर्शी भी होता है। अगर जो आपकी कोई चीज़ अपारदर्शी होती है तो पहला सेंस तो आपका अपारदर्शी होगा, दूसरा सेंस क्या हो जाएगा आपका, अस्पष्ट है वो चीज़, ठीक है, मतलब आप इस पार से उस पार नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब वो अस्पष्ट है, डार्क है, डार्क नहीं आप अस्पष्ट कहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें एंटोनी बताना था। पहला था ओपेक, पहला था डार्क, दूसरा था पेलूसिड, तीसरा था ग्लोरीफाई, चौथा था पैरागन। तो आपका डार्क का मतलब भी इससे आसपास मिलता जुलता है, तो ये भी आपका एंटोनी में नहीं होगा। पेलूसिड का मतलब क्या होता है, क्लियर होता है एकदम, लूसिड का मतलब भी क्लियर होता है, ठीक है। तो लूसिड और पेलूसिड दोनों का मतलब क्लियर ही होता है, और ये ओपेक का मतलब अस्पष्ट है, तो ये आपके अपोजिट बन रहे हैं। ग्लोरीफाई का मतलब महिमा मंडन करना होता है, और पैरागन का मतलब होता है उच्च कोटि का। उच्च कोटि का मतलब जो उदाहरण के तौर पर दिया जाता है, मिसाल के तौर पर। तो यहाँ पर आप वैसे भी आप एलिमिनेट कर सके भी इसको टिक कर सकते थे सेकंड वाले को। इसमें क्या करना था, अपोजिट बताना था मीनिंग। ब्रिटल का मतलब भंगुर होता है, ठीक है, यानी वीक सेंस में। पहला था फ्रेल अपोजिट में, दूसरा था डेबिलिटेटेड, तीसरा था रोबस्ट, चौथा था आपका डेक्रिपिट था। तो फ्रेल का मतलब वीक होता है, ब्रिटल सेंस में होता है, कमज़ोर होता है, तो ये नहीं होगा। डेबिलिटेट का मतलब वीकेंड सेंस में होता है, ये भी नहीं होगा आपका। रोबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग सेंस में होता है, ठीक है, मजबूत। और ये आपका डेक्रिपिट का मतलब क्या होता है, जीर्ण शीर्ण, ये आपका एडजेक्टिव था, ठीक है। तो ये और ये और ये आपके ब्रिटल के सिनोनिम्स थे, और रोबस्ट जो आपका इसका अपोजिट था। 13 में क्या करना था, सेलेक्ट नो करेक्शन करना था।
द गेस्ट हैज़ जस्ट अराइव्ड, मतलब अभी अभी आए हैं। अब देखिए गेस्ट आपका प्लूरल था तो यहाँ पर हैज़ नहीं चलेगा, तो इसके लिए था पहला ऑप्शन, ये आपका गलत है। हैव जस्ट अराइव्ड था, दूसरा था आपका अराइव्स नाउ, और तीसरा था आपका जस्ट अराइव्स, और चौथा था आपका नो रिच। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर था नो वाला तो आपका चला गया है, सेकंड में अराइव्स दिया गया जो कि गलत है, और यहाँ पर भी अराइव्स दिया गया, पहला ही वाला आपका सही है जस्ट अराइव्ड। वैसे भी आपका परफेक्ट टेंस में ही ज़्यादा बेटर होता है वो आपका। यहाँ पर पैराग्राफ बनाना था, दे वॉकड डाउन द हॉल ऑफ, स्टार्टिंग का दिया गया था। फिर ए में था आपका रॉक्ड देम टू स्लीप एंड प्लेड सॉन्ग्स फॉर देम। बी था आपका हैड कॉस्ट देम 75,000 रुपी। अच्छा ये तो आपका और आसान हो गया है, हैड कॉस्ट देम 75,000 रुपीज दिस हाउस क्लोथड एंड फेड देम। डी देयर साउंड प्रूफ होम विच। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बी के बाद आपका सी आएगा, डेफिनेटली आएगा बी, सॉरी बी के बाद आपका सी डेफिनेटली आएगा। तो कहाँ पर था, ए में है, दूसरे में है क्या, नहीं है, तीसरे में है क्या, नहीं है, चौथे में है क्या, बी सी, नहीं है, तो आपका पहले में है तो पहला ही सही होना चाहिए। एक बार चेक भी कर लीजिए, दे वॉकड डाउन द हॉल ऑफ, फिर आपका डी था ऑफ देयर साउंड प्रूफ होम विच, फिर आपका बी था विच हैड कॉस्ट देम 75, फिर आपका 1,000 रुपीज दिस हाउस क्लोथड एंड फेड देम, रॉक्ड देम टू स्लीप एंड प्लेड सॉन्ग्स फॉर देम, ये आपका करेक्ट है। एक बार मीनिंग देख लीजिए, दे वॉक डाउन, वो चले गए हॉल से, ठीक है, ऑफ द देयर साउंड प्रूफ होम, जो कि उनका साउंड प्रूफ होम है, मतलब वहाँ पर साउंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। विच के बाद आपका बी दिया गया था, विच कॉस्ट, जो कि पड़ा है उनको, कितना पड़ा है, 75,000 रुपी का। दिस हाउस क्लोथड, वो उनको क्या करता है, उनको क्लोथड करता है, ठीक है। एंड फेड देम, उनको खिलाता है, ठीक है, खिलाता पिलाता मतलब आप शरण सेंस में भी समझ सकते हैं, ठीक है। और आपका फिर ए था, ए में था रॉक्ड देम, मतलब उनको रॉक्ड करता है, रॉक्ड का मतलब हिलाना डुलाना सेंस में होता है। जैसे आपने बच्चे को देखा होगा तो बच्चा जब सोता है तो उसको उसको ऊपर से हिलाया डुलाया जाता है, थपथपाया जाता है ताकि वो आराम से सो जाए, तो उसी सेंस में यहाँ पर रॉक्ड यूज़ किया गया, रॉक्ड देम टू स्लीप, ठीक है। एंड प्लेड सॉन्ग्स, और सॉन्ग्स भी प्लेस करते हैं फॉर देम, तो ये आपका ए वाला आपका सही था। 15 में था यहाँ पर वॉइस बतानी थी, 10 से लिमिट कर सकते हैं। प्रणव पेंटेड हिज हाउस दिया था, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो इसका मतलब वॉज और वर होगा, प्लस वी थर्ड होगी, तो कहाँ पर है देखना है। पहले वाले में था वॉज पेंटेड, ये आपका हो सकता है, बट यहाँ पर देखिए द हाउस था, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिज हाउस है, तो इसका मतलब पॉजेसिव आपका पोजीशन शो नहीं किया, तो ये आपका गलत हो रहा है। दूसरे में वॉज डन था, दूसरी चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर जो वर्ब थी वो पेंट थी, डन नहीं थी, तो ये आपका गया। इसमें था थर्ड वाले में था, यहाँ वॉज पेंटेड, यहाँ पर पेंट भी है और वॉज भी है, और यहाँ पर देखिए प्रोनाउंस हाउस, हिज की जगह प्रोनाउंस लिखा गया, तो ठीक है, आपका पोजीशन शो किया गया, तो आपका करेक्ट है। और यहाँ पर चौथे में देखेंगे तो डन कर दिया गया, जो कि डन नहीं होगा क्योंकि पेंट था तो पेंट होना चाहिए था, तो थर्ड वन सही है। इसमें क्या करना था, यहाँ पर करेक्ट जो है इम्प्रूव बताना था, शी हैंग अप द क्लोथ्स इन द क्लोजेट। अब देखिए शी हैंग है, हैंग का मतलब ये आपका लटकाना होगा, हैंग हंग हंग होता है, अगर कोई चीज़ आप लटकाएंगे नॉन लिविंग तो उसके लिए हैंग हंग हंग होता है, ये सेकंड फॉर्म होगी और थर्ड भी सेम होगी। बट अगर जो आप हैंग यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप पर्सन को लटका रहे हैं, लिविंग थिंग को लटका रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर टेंस आपका यहाँ पर पास्ट है, अगर जो प्रेजेंट में होगा तो यहाँ एस चिपकाया जाता, बट आपका नहीं है, इसका मतलब ये आपका गलत है। यहाँ पर पास्ट हम यूज़ कर लेते हैं, पहला था आपका हैव हंग, हैव तो बिल्कुल नहीं होगा, शी है आपका, तो ये भी चला गया। दूसरा नो इम्प्रूवमेंट भी गलत है आपका। तीसरे में था हंग अप, ये आपका सही है, सेकंड फॉर्म है आपका, पास्ट में हो सकता है। हैड हंग अप आपका नहीं होगा क्योंकि आपका बेटर क्या हो रहा है, सिंपल, ठीक है। और ये भी आपका वर्ब भी गलत रखा गया है, हैंग हंग हंग होता है, तो ये आपका वर्ब भी गलत, तो थर्ड वन आपका सही हो रहा है। एरर बतानी थी, वंस आई रन इन द सोनारन डेजर्ट इन एरिजोना आफ्टर अ ह्यूज रेन इवेंट, ये दिया गया था। अब इसको देखेंगे तो ये वंस था आपका, आय था आपका, सब्जेक्ट था और रन था। अब देखिए स्पेलिंग देख लीजिए जरा, रन, रैन और रन होती है। ये जो टेंस आपका लिखा गया है आपका पास्ट चीज़ बता रहा है, पास्ट बता रहा है, इसका मतलब ये वाली पास्ट वर्ब होनी चाहिए थी, ये वाली गलत है। अगर ये वाली आपकी गलत है ना, डेफिनेटली गलत है, आपका पास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पर आपकी एरर क्या हो जाएगी, सॉरी सेकंड में नहीं, आपकी थर्ड वन में है। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
इंडिपेंडेंट था, इमिनेंट था, ह्यूमरस था, स्प्लेंडिड था। जो आपका लिया गया है इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पर इन होता है, डेप इन डी, आई एन डी इन डी, और पेन पी एन पेन, फिर डी ई एन टी डेंट होता है, डी ई एन टी डेंट होता है। तो ये आपका गलत लिखा गया था, यहाँ पर आपका गलत है, तो ये वाला आपका सही था। एमिनेंट का मतलब आपका फेमस होता है, ये आपका सही स्पेलिंग था, ई एम आई एन ई एन टी। ह्यूमरस आपका जो है हास्यास्पद होता है, ये भी आपका सही है, एच यू एम ओ आर ओ यू एस। और स्प्लेंडिड शानदार होता है, ये भी आपका सही है। वन वर्ड बताना था, फीलिंग और एक्सप्रेशंस हो ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉय, फुल एक्साइटमेंट को क्या कहेंगे? मतलब एकदम कहते हैं ना, एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो कोई, तो उसे क्या कहेंगे? एक्सटैटिक था आपका, एक्सटैटिक, और दूसरा था एस्केलेट, तीसरा था सेंटिलेटिंग, चौथा था आपका इंटरगेट। तो आपका एक्सटैटिक था, इसका मतलब जो है ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खुशी, जिसके लिए आप फूलाना समाया वर्ड भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर एस्केलेट का मतलब होता है इंटेंसिफाई करना, या एक्सलेट, या फिर एक्सकेलेट सेंस का मतलब तेज करना सेंस होता है, ठीक है। इंटेंसिफाई या इंक्रीज सेंस में होगा इंटेंसिटी, ठीक है, या एक्सेसरबेट कह सकते हैं आप। सेंटिलेटिंग का मतलब आपका ग्लिटरिंग सेंस में होगा, शाइनिंग सेंस में होगा, या फिर लाइटनिंग सेंस में होगा। और इंट्रिकेट का मतलब पेचीदा भी होता है, इंट्रिकेटिंग। तो आपका जो करेक्ट था वो आपका फर्स्ट वन था। सिनोनिम बताना था। सिंपल का मतलब आपका पता है, सिंपल इजी होता है आपका। डेकोरेटेड था, आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे। डेकोरेटेड था, कॉम्प्लेक्स था, एलिमेंट्री था, और एम्बलिश था। क्योंकि सिनोनिम था तो डेकोरेटेड का मतलब सजाना होता है, सजा हुआ, ये आपका नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है, कॉम्प्लिकेटेड ट्रिकी होता है, ये आपका नहीं होगा। अगर जो तीसरा आप देखिए एलिमेंट्री था, मतलब आधारभूत होता है, आधारभूत मतलब आप सामान्य सा कह सकते हैं। और चौथा आपका था इम्बलिश्ड, इम्बलिश्ड का मतलब भी आपका डेकोरेटेड होता है। तो ये आपका यहाँ से अगर जो आप 3 इम्लेट कर देते, लास्ट वाला और ऊपर 2 वाले, तो आप थर्ड को टिक कर सकते थे। और वैसे भी थर्ड ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पैसेज आया, पैसेज रीड कर लेते हैं। पैसेज में दिया गया था, एंडर्स जो है कुडंट गेट टू द बैंक, वो बैंक नहीं जा सका। अनटिल जस्ट बिफोर इट क्लोज, क्लोज होने से पहले वो नहीं पहुंच पाया, नहीं गया। सो ऑफ कोर्स, इसलिए, द डैश वॉज एंडलेस एंड ही गॉट डैश बिहाइंड, ठीक है, टू वुमन whose loud stupid conversation put him in a murderous dash. He was never in the best of tempers. Anders, a book critic known for the very elegant savagery with which he dash almost everything he reviewed, ये दिया गया था। आपको थीम समझ में आ गई, फिलअप कराते हैं। एंडर जो था वो कुडेंट गेट टू द बैंक, वो बैंक नहीं जा सका। अनटिल जस्ट बिफोर इट क्लोज, मतलब उसको क्लोज होने से पहले। सो इसलिए जो है ऑफ कोर्स क्या करना पड़ा, द डैश वॉज एंडलेस, इसलिए डैश बहुत ही एंडलेस थी, मतलब बहुत लंबी। एंडलेस का मतलब बहुत लंबी सेंस में क्या था? पहला था आपका प्रोग्रेशन वॉज एंडलेस था। क्यू जो था मतलब लाइन लगी थी बहुत लंबी थी। चेन था बहुत लंबी थी। पैसेज बहुत लंबा था। तो अगर जो आप आगे पढ़ेंगे, बिहाइंड टू मेन हुज लाउड, अब बिहाइंड दो औरतों के पीछे, ही गॉट, तो यहाँ पर इससे पता चल रहा है कहीं ना कहीं रो की बात हो रही है। तो रो के लिए आपका रो तो होते ही है, उसका अलावा ये वाला वर्ड भी होता है क्यू। लाइन, लाइन का मतलब आपका क्यू भी होता है। तो प्रोग्रेशन आपका नहीं था, चेन भी नहीं था, पैसेज भी नहीं था, आपका क्यू था, मतलब लंबी लाइन में वो खड़ा हुआ, ठीक है, जो कि लंबी लाइन थी, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसके बाद इसमें था बहुत लंबी लाइन थी, आगे था एंडलेस जो थी, एंड ही गॉट डैश बिहाइंड टू वुमेन, तो वो इसलिए, या फिर एंड ही, और वह जो है दो औरतों के बीच में वो डैश हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाउड और स्टूपिड कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्टैम्पीड हो गया, ही गॉट स्टैम्पीड, ही गॉट स्टक, ही गॉट फास्ट एंड ही गॉट स्टक। अब देखिए यहाँ पर स्टैम्पेड का मतलब होता है कदमों की आहट, तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पर। स्टक का मतलब होता है फंस जाना, तो इसलिए यहाँ पर अगर ये वाला रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि लंबी लाइन जो थी उसी में वो दो औरतों के पीछे फंस गया, जो कि बहुत लाउड और स्टूपिड कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो ये आपका मीनिंग दे रहा है। थर्ड में देखेंगे तो फास्ट एंड था। फास्ट एंड का मतलब क्या होता है, बांधा हुआ, बंधा हुआ सेंस। और स्टक का मतलब आपका सूझना सेंस में होता है। तो आपका जो करेक्ट था वो आपका सेकेंड वन था। जो वो, अब आगे देखिए थर्ड वाले में, जो वो कन्वर्सेशन कर रहे थे, हुज लाउड और स्टूपिड कन्वर्सेशन पुट हिम इन अ मर्डरस डैश, तो उनके कन्वर्सेशन या लाउड स्टूपिड कन्वर्सेशन ने उसको डैश कर दिया, एकदम मर्डरस, जैसे मर्डर नहीं होते, मर्डरर जो होते हैं वो जैसे हो जाते हैं वैसे उसको कर दिया, मतलब सुन सुन के वो ऊब चुका था, पक गया था और एकदम इरिटेट हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर,
टेम्पर कर दिया, क्वालिटी कर दिया, मर्डरस टेम्पर और मर्डरस क्वालिटी आपका एडजेक्टिव, तो यहाँ पर आपका नाउन आएगा। टेम्परामेंट था आपका, रॉथ था, तो क्या आएगा यहाँ पर? मर्डरर्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्रोध होता है, ठीक है। तो जो टेम्पर वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब आप जो है आप दिखाते हैं किसी का टेम्परामेंट, टेम्पर दिखाएंगे। टेम्पर का मतलब जो होता है क्रोध होने वाला, एकदम क्रोधी टाइप का, तो क्रोधी टाइप का उसको जो है एकदम मर्डरस टाइप का, जो ये इनका लाउड और स्टूपिड कन्वर्सेशन उसको एकदम सा ऐसे बना दिया। वहीं क्वालिटी आपका था, गुण था, ये आपका नहीं होगा। टेम्परामेंट जो दिया गया है किसी का स्वभाव होता है, जो किसी को स्पेशली जो है आपका प्रभावित करने सेंस में होता है, बट आप नेगेटिव यानी क्रोध वाले सेंस में आप ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं, टेम्पर वाला, ठीक है। और ये वाला आपका नॉर्मल में होता है, तो ये आपका ये वाला नहीं होगा। रॉथ का मतलब आपका क्रोध होता है, ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट जो था वो आपका फर्स्ट वन था, जो कि आगे भी मेंशन किया गया है। फोर्थ में बोला गया था फिर आपका ही वॉज नेवर इन द बेस्ट ऑफ टेम्पर्स, तो वो कभी भी इससे पहले इस तरीके टेम्पर्स में नहीं था, ठीक है। फिर आपका फोर्थ में रखा गया था टेम्पर्स डैश, फिर आपका डैश दिया गया और फिर बोला गया एंडर्स अ बुक क्रिटिक था नोन फॉर द वेरी एलिगेंट, जो जाना जाता था इन चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? एनीवे आएगा, एनीवे, एंडर्स, सम वॉट, वेन एवर और ऑलवेज। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये लाइन बोलने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, यानी ही वॉज नेवर इन द बेस्ट ऑफ टेम्पर्स। एनीवे मतलब एनीवे का आपको पता ही है, जब आप यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो लाइन बोल चुके होते हैं उस लाइन को ख़त्म करके आप एनीवे चिपकाते हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई आप कन्वर्सेशन चल रहा है, फिर आप अगर जो आप एनीवे बोलते हैं एनीवे, तो इसका मतलब आपने जो पहले बोला है उसको आप ख़त्म कर रहे हैं और कुछ नया चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अगर जो आप सेकंड वाला देखेंगे तो सेकंड में आपका था समवॉट दिया गया था। समवॉट मतलब कुछ हद तक था आपका। वेनेवर आपका था जब कभी भी। ऑलवेज मतलब हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपके स्टेटमेंट बोले जा रहे हैं, चलो खैर, जैसे आप हिंदी बोलते हैं ना चलो खैर, जो आप पूरा कन्वर्सेशन खत्म करके बोलते हैं चलो खैर ये हो गया वो हो गया चलो खैर, उसी सेंस में आप हिंदी इसका समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यही वाला आपका जो वर्ड है यहाँ पर आएगा, जैसे ये वाले कन्वर्सेशन आप एंड कर रहे हैं और फिर लास्ट में बोलते हैं एनीवे। एंडर जो है वो एक बुक क्रिटिक, नॉन बुक क्रिटिक है, जो कि जाना जाता है। वियरी मतलब थोड़ी सी, वियरी मतलब आपका थकाऊ उबाऊ भी सेंस कह सकते हैं। एलिगेंट का मतलब जो है शिष्ट सेंस में होता है। और सैवेजरी का मतलब जो है क्रूरता के लिए जाना जाता है। विथ विच जो कि डैश ही डैश ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो कि उसने एवरीथिंग डैश किया है, ऑलमोस्ट लगभग एवरीथिंग डैश किया है। आगे वाले पे आते हैं, यहाँ पर आपका कोई भी नहीं था, यहाँ पर आपका एनीवे था, क्योंकि ये कन्वर्सेशन एंड कर रहा था और फिर आपका यहाँ चालू हो रहा था। फिर आपका फिफ्थ में था, यानी 25th में था एलिगेंट, सैवेजरी और विच विथ विच ही डैश ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। जिनसे वो डैश करता है ऑलमोस्ट एवरीथिंग से ही रिव्यूड, जो कि उसने रिव्यूड किया है, जो कि जिनकी उसने समीक्षा की है, वो सब वो जो है क्या करता है, कंडीशन करता है। विच ही कंडीशन ऑलमोस्ट, विच ही इनकॉर्पोरेटेड ऑलमोस्ट, विच ही ट्रांसफर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, या विच ही डिस्पैच्ड एवरीथिंग ही रिव्यूड। तो जिन चीज़ों की वो समीक्षा करता है वो उनको सभी को क्या करता है, कंडीशन का मतलब होता है शर्त लगाना, तो ये आपका नहीं होगा। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब सम्मिलित करना होता है, ठीक है। और थर्ड में था आपका ट्रांसफर था, ट्रांसफर का मतलब हस्तांतरण, और डिस्पैच का मतलब प्रेषित करना। तो मतलब कहने का मतलब क्या होगा यहाँ पर, मतलब वो तो क्रिटिक तो है ही है, बुक क्रिटिक तो है ही है, जो कि जाना जाता है इन चीज़ों के लिए। तो वो इन चीज़ों के लिए जाना जाता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या कर सकता है, करता है, क्या करता है, ऑलमोस्ट लगभग सभी चीज़ें वो क्या करता है, वो उसी में डिस्पैच कर देता है। डिस्पैच आपका संप्रेषित होता है, तो ये आपका डिस्पैच कर देता है, डिस्पैच कर देता है। और जो एवरीथिंग सब कुछ ही रिव्यू, जो कि जिन जिन चीज़ों की वो समीक्षा करता है, जिनको मतलब वो ऑब्जर्व करता है, वो सारी की सारी चीज़ों को उसमें संप्रेषित कर देता है। तो आपका जो फोर्थ बना है यहाँ पर आपका करेक्ट हो रहा है। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।